नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट वीडियो होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने पिछले 2 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आपके बीटी यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और दोस्तों, ये तीनों वीडियो को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का ये लास्ट वीडियो है जो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि ने 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला है प्लगिंग, दूसरा है प्रतिरोधी ब्रेकन और तीसरा है पूर्ण जननी ब्रेकन। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखेंगे प्लगिंग क्या होता है इसके बारे में। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्लगिंग। इसके बाद आपको इसमें लिखना है, इस विधि में इंजन को चलाने वाले मोटर की सप्लाई को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर उसे उल्टी दिशा में भी चलाया जा सके। इसे व्युत्क्रम धारा ब्रेकिंग भी कहते हैं। ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न बलागुण की दिशा गाड़ी के चलाने की दिशा के विपरीत होती है, जिसके कारण मोटर की गति शून्य होकर विपरीत दिशा में चलने लगती है। अतः ट्रेन की गति शून्य होने पर या शून्य होने से थोड़ा पहले विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है और यांत्रिक ब्रेक लगा दिए जाते हैं, जिससे ट्रेन रुक जाती है। इस विधि में ब्रेकिंग के समय भी विद्युत ऊर्जा सप्लाई से ली जाती है। नेक्स्ट, दूसरा है जो हमारा प्रतिरोधी ब्रेकन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, इस विधि में ब्रेकिंग के समय मोटर को विद्युत सप्लाई से अलग कर दिया जाता है। अब यही मोटर ट्रेन की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए एक जनरेटर की तरह कार्य करने लगती है। मोटर के टर्मिनल को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है, जो उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन कर देती है। यह प्रतिरोध विद्युत भार का कार्य करता है। रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करते समय आर्मेचर के टर्मिनल को सप्लाई से अलग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्र कुंडली में धारा की दिशा न बदले। मोटर जनरेटर की तरह कार्य करते समय क्षेत्र कुंडली स्व उत्तेजित रहे या वह उत्तेजित रहे। दोनों स्थितियों में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा प्रतिरोध में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है। नेक्स्ट, तीसरा है पूर्ण जनन ब्रेकिंग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, पूर्ण जनन ब्रेकिंग में गाड़ी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके सप्लाई प्रणाली को वापस भेज दिया जाता है। पूर्ण जनन ब्रेकिंग प्रयोग करने के लिए निम्न शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है, जैसे ब्रेकिंग के समय मोटर में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल का मान सप्लाई वोल्टता के मान से अधिक होना चाहिए। और दूसरा है, सुरक्षा की दृष्टि से ब्रेकिंग प्रणाली में यांत्रिक स्थिरता होनी चाहिए। तीसरा है, ब्रेकिंग प्रणाली में विद्युत स्थिरता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रदीपन योजना से आप क्या समझते हैं। आंतरिक प्रदीपन का वर्गीकरण कीजिए। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रदीपन योजना यानी लाइटिंग स्कीम्स। इसके बाद आपको इसमें लिखना है, किसी स्थान विशेष पर जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी हिसाब से प्रदीपन करने के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे प्रदीपन योजना कहते हैं। आंतरिक प्रदीपन का वर्गीकरण, प्रदीपन 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना में फिगर बनाना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों, इसलिए आप विशेषकर फिगर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिगर को आपको सही बनाना है। अगर आप फिगर सही बना देंगे, उसमें आप कुछ भी लिख देंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष प्रदीपन योजना का फिगर कुछ इस तरह से बनाना है। मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, प्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर डाला जाता है। विभिन्न प्रकार की रिफ्लेक्टरों की सहायता से चित्रानुसार प्रकाश स्रोत निर्गत प्रकाश का 90% तक प्रकाश सीधे सतह पर प्राप्त होता है। कार्यतल पर आवश्यकता अनुसार समान प्रकाश प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के लैंप शेड, ग्लोब व रिफ्लेक्टरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दूसरा जो हमारा है अप्रत्यक्ष प्रदीपन योजना। इसमें भी आपको सबसे पहले फिगर ड्रा करना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो दोस्तों फिगर पे आप विशेष ध्यान दीजिए। फिगर आपको कुछ इस तरह से बनाना है, बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना में प्रकाश स्रोत से निर्गत प्रकाश सीधा प्रदीप्त की जाने वाली सतह पर न डालकर लैंपों की स्थिति तथा उनकी संख्या का सही समंजन एडजस्टमेंट करके विस्तृत परावर्तन द्वारा अर्थात कर्निश तथा कटोरा फिटिंग का प्रयोग करके दीवारों व छतों से परावर्तित प्रकाश द्वारा छाया रहित प्रकाश सतह पर प्राप्त किया जाता है। तो इतना भी अगर आप ये लिख देंगे फिगर बनाकर तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। दोस्तों, वैसे तो इसमें लिखने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आप लोगों के एग्जाम के लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूँ। अगर आप सिर्फ इतना अगर फिगर बनाकर इतना अगर आप लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रतिरोध तापन यानी रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, सबसे
सबसे पहले हम लिखेंगे प्रतिरोध तापन को निम्न दो भागों में बांटा गया है। इसमें भी आपको जो प्रतिरोध तापन या रेजिस्टेंस हीटिंग को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। इसमें अभी आपको फिगर बनाना है। फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। तो दोस्तों मैंने फिगर यहाँ पे बनाने की कोशिश की हूँ बिल्कुल ईजी तरीके से। आप फिगर को बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको फिगर को बनाना है। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है, इस विधि में दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से उस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है जिसे गर्म करना होता है। गर्म किए जाने वाले पदार्थ के प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पदार्थ गर्म होता है, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन कहते हैं। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो काफी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा है अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन। तो दोस्तों इसका भी फिगर कुछ उसी तरह से बनेगा जैसे आपने प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का बनाया है। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक बार आप फिगर देख लेंगे तो आपको दोनों फिगर याद हो जाएगा। कुछ एक ही तरह से फिगर दोनों का बनेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको लिखना है, इस विधि में विद्युत धारा एक प्रतिरोध हीटिंग एलिमेंट में प्रवाहित कर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार ऊष्मा का उपयोग गर्म किए जाने वाले पदार्थ की आलन संनयन अथवा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर गर्म किया जाता है। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, इस विधि में विद्युत धारा एक प्रतिरोध हीटिंग एलिमेंट में प्रवाहित कर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार ऊष्मा का उपयोग गर्म किए जाने वाले पदार्थ के चालन अथवा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित कर गर्म किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे, आप फिगर बनाकर इतना अगर हम लिख देते हैं इसमें, तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है वो है आर्क तापन यानी आर्क हीटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको हेडिंग डालना है आर्क हीटिंग। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, जब दो इलेक्ट्रोडों के मध्य वायु अंतराल यानी एयर गैप कम करके उच्च वोल्टता प्रदान की जाती है तो स्थिर विद्युत प्रभाव के कारण वायु अंतराल में वायु आयनित हो जाती है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न होने से उच्च तापमान प्राप्त होता है, उसे आर्क तापन कहते हैं। आर्क भट्टियों के प्रकार, इसमें आपके दो प्रकार की भट्टियां हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां यानी डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस और दूसरा है अप्रत्यक्ष आर्क भट्टियां यानी इनडायरेक्ट आर्क फर्नेसेस। तो आइए हम पहला देखते हैं प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां क्या होता है, इसके बारे में आपको समझा। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां क्या होता है। इसमें आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं मैंने फिगर को यहाँ पे बनाया हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से फिगर मैंने बनाने की कोशिश किया हूँ। डायरेक्ट आर्क फर्नेसेस का फिगर आपको बनाना है कुछ इस तरह से। इसके बाद फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है, इस प्रकार की भट्टियों में इलेक्ट्रोडों और गर्म किए जाने वाले चार्ज के बीच आर्क उत्पन्न की जाती है। सिंगल फेज सप्लाई में 2 इलेक्ट्रोड तथा 3 फेज सप्लाई में 3 इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट कार्बन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चित्र के अनुसार जब इलेक्ट्रोड को सप्लाई से जोड़ा जाता है तब इलेक्ट्रोड व चार्ज के मध्य आर्क उत्पन्न होने लगता है। इस विधि से तापन का उपयोग उच्च ताप प्राप्त होने के कारण इस्पात उत्पादन में प्रयोग की जाती है। इन भट्टियों की क्षमता सामान्यतः 5 टन से 10 टन होती है। आजकल 100 टन क्षमता वाली भट्टियों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। 1 टन वाली भट्टी के लिए 200 किलोवाट शक्ति चाहिए तथा इन भट्टियों में ऊर्जा व्यय 100 किलोवाट प्रति टन होती है। तो दोस्तों इतना आपको लिखना है प्रत्यक्ष आर्क भट्टियां में। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिगर आपको बनाना है, उसके बाद आपको इसके बारे में समझाना है। तो अब इतना लिख देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट दूसरा हमारा है अप्रत्यक्ष आर्क भट्टियां। इसमें भी आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप फिगर देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से फिगर बनाने की कोशिश किया हूँ। फिगर बनाने के बाद आपको इसमें लिखना है, इस प्रकार की भट्टियों में 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क उत्पन्न की जाती है जिससे उत्पन्न ताप विकिरण द्वारा चार्ज स्थानांतरित होता है। इस प्रकार की भट्टियों में केवल 2 इलेक्ट्रोड ही प्रयोग किए जाते हैं, अतः इसमें सिंगल फेज सप्लाई की ही आवश्यकता पड़ती है। इन भट्टियों में चार्ज का तापमान प्रत्यक्ष आर्क भट्टियों की अपेक्षा कम होता है तथा इसमें वह आंतरिक विधि से विलोडन करना पड़ता है तथा भट्टियां बेलनाकार आकार की बनाई जाती हैं तथा इसमें इलेक्ट्रोड क्षैतिज अक्ष में लगे रहते हैं। दोस्तों इसमें भी अगर आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे और फिगर बना देंगे तो काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आप काफ़ी बेहतर नंबर गेन कर पाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।